ए, तुझे क्या दिखाई नहीं देता? ये कैसे कपड़े धोए हैं तूने? पूरा का पूरा धब्बा ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तू यहाँ सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं है। सही से काम किया कर, नहीं तो माँ से तेरी शिकायत करने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। नहीं नहीं बहन, ऐसा मत करो, मैंने सही से धोया था, मैं दोबारा धो देती हूँ। तुम माँ से मेरी शिकायत मत करो। बस बस, बंद कर ये रोना धोना। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ। और जाकर अपना काम कर, और ये कपड़े धोकर मेरे लिए पास्ता बना ला। राधा अनन्या की छोटी बहन थी। राधा के माता पिता का निधन काफी सालों पहले हो गया था। उसके चाचा मनोहर ने अपने भाई भाभी के गुजर जाने के बाद राधा को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। परंतु उसकी चाची और मनोहर की इकलौती बेटी अनन्या को राधा के प्रति उसके पिता के प्रेम से अति घृणा थी। राधा बेहद ही खूबसूरत थी, यही वजह थी कि अनन्या उससे हमेशा जलती रहती थी। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, आप इस मनहूस को घर से निकाल दीजिए। इसकी वजह से मुझे हर जगह नीचा दिखाया जाता है। अरे अरे, जरा दिमाग से काम ले बेटा। फ्री की नौकरानी मिल रही है तो हम उसे भगाए क्यों? जाने दे। वैसे भी उसके नाम उसके स्वर्गवासी माता पिता की सारी जायदाद है। जब तक वो जायदाद भी हमारे नाम नहीं हो जाती, हम इसे कहीं नहीं भगा सकते। तो इस तरह राधा अपने चाचा चाची के पास रहा करती थी, लेकिन इस घर में उसकी हैसियत एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो दिन भर घर के सारे काम करती थी, बदले में उसे ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता। मनोहर शहर में काम किया करता था, जिस कारण से राधा की परिस्थितियों का उसे कोई भी आभास नहीं था। और वो जब भी शहर से घर लौटता, अनन्या के साथ साथ राधा के लिए भी ढेर सारे गिफ्ट लेकर आता। यार कुछ भी कहे यार, राधा बहुत खूबसूरत है यार। मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, जी चाहता है कि बस देखता ही रहूं। मतलब बला की खूबसूरत पाई है यार इसने। तेरी बात तो ठीक है, लेकिन ये किसी और को देखती भी तो नहीं है, ताकि इंसान अपने दिल की बातें इसे कह सके। ये बहुत ही सहमी सहमी सी रहती है। भाई एक दिन तो मैं इसे अपने दिल की बात जरूर कह दूंगा, क्योंकि मैं ऐसी लड़की को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहता। इतनी सुंदर सुशील लड़की शायद ही फिर मिलेगी मुझे। दूर खड़ी अनन्या उन लड़कों की ये बातें सुन रही थी। ऐसे लड़कों को राधा की खूबसूरती की मिसाल देते हुए देखकर अनन्या के तो मानो सीने पर सांप ही लौट गए हो। राधा को जो एक बार देख लेता था, वो उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। यही बात अनन्या के गले का कांटा बनी हुई थी। आखिरकार ये मनहूस मेरी जिंदगी से कब जाएगी? जिसे देखो वही उसी की तारीफ करता दिखाई देता है। शुक्र है पारस ने इसे नहीं देखा है। अगर वो इसे देख लेता तो क्या पता उसका मन भी मुझे छोड़कर उस पर आ जाता। इसका कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। माँ, बात साफ है, कुछ भी करो आप, इस राधा का चेहरा खराब हो जाना चाहिए। चाहे तो गरम तेल गिरा दो उस पर, या फिर उसे छत से धक्का दे दो, या फिर ऐसा कुछ भी करो कि ये हमारे रास्ते से हट जाए। नहीं बेटा, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। भूल गई क्या उस वकील ने क्या कहा था? हमारे साथ रहते हुए उस करमजली को कुछ भी हुआ तो उसके नाम की प्रॉपर्टी हमें कभी नहीं मिलेगी। लेकिन माँ, मैं अब ये और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब कुछ तो करके देख लिया, लेकिन मजाल है इसके रहते कोई मेरी तरफ एक आंख उठाकर भी देख ले। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता माँ। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक रोज जब मनोहर शहर से वापस आता है तो वो ढेर सारे गिफ्ट लेकर आता है राधा और अनन्या दोनों के लिए। माया, राधा दिखाई नहीं दे रही है, उसे बुलाओ। अरे मैंने उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। क्या हुआ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? अजय, तुम्हें क्या है? तुम आकर बैठो। तुमने हमसे बात तक नहीं की। तुम्हें सबसे पहले राधा का ख्याल आया है। हर वक्त राधा राधा, जैसे हम तो आपके जीवन में है ही नहीं। अरे भाग्यवान, काहे हर वक्त चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा करते रहती हो है? राधा मेरे बड़े भाई की इकलौती निशानी है। उसकी जिम्मेदारी बड़े भैया ने मुझे देकर गए हैं, और ये जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाऊंगा। बिन माँ बाप की बेटी की क्या दशा होती है मैं जानता हूँ। मेरी राधा फूलों से भी ज्यादा कोमल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे कभी भी कोई दुख देखने को मिले। मैं हमेशा से उसे खिलता हुआ देखना चाहता हूँ। पिताजी, बाहर के लोग क्या कम थे उसकी तारीफ करने के लिए, जो आप भी आ गए हो हमारे जले पर नमक छिड़कने? आपको तो कम से कम हमारे बारे में सोचना चाहिए। आप भी राधा राधा। मैंने तुम्हारे बारे में भी सोचा है, इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ही बगल के गांव में मुंगेर से रिश्ते की बात करके आया हूँ। बहुत ही बड़ा घर है, किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं है, और उन्होंने तो हमारी राधा को फोटो में देखते ही पसंद कर लिया।
बिना लेन देन की बात किए हुए ही उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। मैं उनके बड़े बेटे पंकज से राधा और राहुल से अनन्या की शादी पक्का करके आ गया हूँ। पिताजी, ये कोई बात है? अब क्या हर जगह मुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा? मैं यहाँ तो उसे बड़ी मुश्किल से झेल रही हूँ, वहाँ भी इसकी खूबसूरती के चलते ही मुझे नीचा दिखाया जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जल्द ही राधा और अनन्या की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अरे बेटा, ये सारा सामान तू अपने बैग में रख ले, और ये तेरा शादी का लहंगा पूरे 4 लाख का आया है, जिसमें तू परियों जैसी लगेगी। इसे भी संभाल के रख दे। माँ, क्या फायदा है इस 4 लाख के लहंगे का, जब शादी में सब राधा को ही देखने वाले हैं। ये लहंगा क्या मायने रखता है जब मेरे पास रूप ही नहीं। अरे बेटिया, दुखी मत हो, इसका इलाज भी है मेरे पास, तू चल मेरे साथ। इसके बाद माया अनन्या को लेकर भैरवी के पास जाती है, जो एक जानी मानी तांत्रिका थी। तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बड़े भाई की बेटी पर काला जादू करके उसे बदसूरत बना दूं? हो जाएगा, पर दक्षिणा मोटी लगेगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आपको आपकी दक्षिणा मिल जाएगी। आप तो बस ऐसा कुछ कमाल कर दो कि वो राधा अपने आप बदसूरत दिखने लग जाए, और मेरी बेटी अनन्या इतनी खूबसूरत और सुंदर हो जाए कि सब उसे ही देखते रह जाए। एकदम परी जैसी दिखनी चाहिए मेरी बेटी। ठीक है, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कपड़ा दूंगी जो मेरी तंत्र साधना से अभिमंत्रित होगा। उस कपड़े का एक हिस्सा तुम्हारे बड़े भाई की बेटी के लिए होगा और दूसरा हिस्सा तुम्हारी अपनी बेटी के लिए होगा। लेकिन इस एक कपड़े से राधा का चेहरा कैसे बिगड़ेगा? मतलब कि उस कपड़े से बना कुछ भी इन दोनों बहनों को पहनना होगा, बस इतना ही करना है। फिर जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अनन्या और माया ने पूरा जाल बिछा रखा था। तांत्रिका भैरवी के कपड़े को उन्होंने जैसे ही घर लाकर खोल कर देखा तो वो 2 हिस्सों में कटा हुआ था। एक हिस्से पर राधा का नाम लिखा हुआ था तो दूसरे हिस्से पर अनन्या का। और फिर कुछ दिनों बाद, ये क्या माँ, तुमने इतना महंगा चांदी का लहंगा उस मनहूस के लिए बनवाया है? आप तो सिर्फ मेरे लिए सोने का लहंगा बनवाने वाली थी ना? अरे बेटा, तेरे पिताजी बाहर ही बैठे हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम्हारे लिए सोने का लहंगा बनवाया है और राधा के लिए कोई भी लहंगा नहीं बनवाया है, तो वो बची हुई जायदाद भी राधा के नाम ही कर देंगे। तू परेशान मत हो, मैंने वो कपड़ा जो तांत्रिक भैरवी ने मुझे दिया था लहंगे के अंदर की तरफ लगवा दिया है, जिस पर तुम दोनों का नाम लिखा था। अब इन दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगा का कमाल देखते हैं। चल जाकर ये लहंगा उसे दे आते हैं, और तू भी जल्दी से तैयार हो जा, बारात आने वाली होगी। ठीक है माँ। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी में लहंगा लेकर राधा के पास पहुँचती है। और फिर, राधा, ये लो, तुम्हें शादी में यही चांदी का लहंगा पहनना है, माँ ने तुम्हारे लिए बनवाया है। नहीं नहीं अनन्या, ये तो बड़ा ही महंगा लगता है, ये आप पहनो ना, ये आप पर बेहद खूबसूरत लगेगा। मैं तो माँ का शादी का लहंगा ही पहनने वाली हूँ। तुझे एक बार में कोई बात समझ नहीं आती क्या? जैसा कहा है वैसा कर, समझी? ऐसे तेरी औकात तो नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। लेकिन वो क्या है ना, हम जरा दयालु किस्म के हैं। इतने सारे मेहमानों के सामने तो ऐसे फटीचर बनकर ये 500 साल पुराना लहंगा पहनकर घूमेगी तो तेरे चाचा जी और बारात में आए सारे लोग हमें ही बुरा भला बोलेंगे। चल अब जल्दी से लहंगा ले और जाकर तैयार हो जा, बारात आने वाली होगी। राधा के लहंगे को पहनते हुए बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि माया ये लहंगा खुशी से उसके लिए नहीं लेकर आई है। फिर भी उसने वो लहंगा पहन लिया। वहीं दूसरी तरफ अनन्या भी बहुत खुश थी। आहा, ये रहा मेरा सोने का लहंगा, जिसे पहनकर मैं बन जाऊंगी हुस्न की परी। और फिर राहुल जी तो मुझे देखते ही रह जाएंगे, और इस राधा की होगी सबके सामने बेइज्जती। कसम से बड़ा मजा आएगा। अरे मनोहर जी, जल्दी से जयमाला के लिए अपनी बेटियों को बुलाइए। बारात कब की आई हुई है, मुहूर्त निकला जा रहा है भाई। जी जी जरूर। सुनती हो माया, अपनी दोनों बेटियों को मंडप में ले आओ। हाँ हाँ, मेरी अनन्या बेटी ने तो सोने का लहंगा पहना है, एकदम परी लग रही है उसे पहनकर।
यहाँ खड़े सभी लोग उसे देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। माया ऐसे बोली जा रही थी, लेकिन मनोहर का ध्यान तो कहीं और ही था, क्योंकि उसकी नजर तो एक जगह पर जाकर जम सी गई थी। और सिर्फ उसकी ही नहीं, वहाँ मौजूद हर शख्स बस उसी तरफ देख रहा था। जब माया ने भी महसूस किया तो उसने भी इस ओर देखा, जहाँ राधा चांदी के लहंगे में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, मानो वो सुंदरता की रानी हो। ये करमचली चांदी के लहंगे में इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही है? ये तो पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत हो गई है, लेकिन ये हुआ कैसे? क्या यही मेरी होने वाली दुल्हन है? ये तो वाकई में राजकुमारी लग रही है। ये सच में बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होने वाली है। मैंने इतनी सुंदरता कभी नहीं देखी आज तक। अरे इतनी भी खूबसूरत नहीं है। आप लोगों ने अभी मेरी बेटी अनन्या को नहीं देखा ना, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। इसके बाद माया भागकर अनन्या के कमरे में पहुंचती है, जहाँ सारा सामान बिखरा पड़ा था। अनन्या, क्या हुआ बेटा? तू इस तरह रो क्यों रही है? चल नीचे, बारात आ गई है। तू तैयार नहीं हुई क्या अभी तक? फिर जैसे ही माया ने अनन्या को देखा, उसकी तो डर के मारे चीखें निकल गई। अनन्या के चेहरे पर बड़े बड़े बाल उगाए थे और हाथ पैरों की चमड़ी भी जैसे जल सी गई थी। कुल मिलाकर यहाँ दाव उल्टा पड़ चुका था। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे टेलर ने गलत लहंगे के अंदर गलत कपड़ा लगा दिया है। जिस कपड़े पर मेरा नाम लिखा था, वो कपड़ा उसने राधा के लहंगे में लगा दिया, और जिस पर राधा का नाम लिखा था, वो मेरे सोने के लहंगे में लगा दिया। किसी ने सही कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अनन्या ने जो गड्ढा राधा के लिए खोदा था, उसमें वो खुद ही गिर गई। राहुल अनन्या से शादी के लिए मना कर देता है। वही राधा की शादी पंकज से हो जाती है और शादी के बाद राधा महलों जैसे ससुराल में बेहद खुशी से रहती है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी। बाहर दिन रात बर्फीली तेज हवाएं चल रही थी। सूरज ने अपना चेहरा दिखाना भी बंद कर दिया था। वहीं सुमित्रा का परिवार अभी जैसे तैसे गरीबी में किराए के घर में जीवन यापन कर रहा था। सुमित्रा अपने पति भोला, बड़े बेटे राम, छोटे बेटे श्याम और बहू नीलम और 7 साल की पोती पिंकी के साथ रहा करती थी। शंभू और उसका बड़ा बेटा दिहाड़ी मजदूर का काम करके 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम किया करते थे। वहीं अब श्याम की भी कॉलेज की परीक्षा खत्म होने को आई थी। सुनिए जी, 2 महीने हो गए हैं, लाल जी को अभी तक हमने इस घर का किराया भी नहीं दिया। आज ही उनके घर से 2 नौकर आए थे, धमकी देकर गए हैं कि अगर हमने कुछ दिनों में उनका सारा किराया चुकता नहीं किया तो वो हमें घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। अरे भाग्यवान, क्या करूं? इतनी कड़ाकी की ठंड पड़ रही है कि काम मिलना ही मुश्किल सा हो गया है। ले देकर पूरे दिन में हम बाप बेटे ने मिलकर ये 150 रुपया कमाया है। अगर हम ये भी दे देंगे तो खाएंगे क्या? माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? श्याम है ना, बस श्याम की कॉलेज की परीक्षा पूरी हो जाए। मेरा भाई इतना काबिल तो है ही कि कोई भी कंपनी उसे हंसते हंसते नौकरी दे देगी। जी माँ और पिताजी, अब आप टेंशन इतना मत लीजिए, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा मेरा। हाँ फिर चाचू, आप हमारे लिए एक नया कंबल ला दीजिएगा, रात को बहुत ठंड लगती है। अच्छा पिंकी बेटा, अपने चाचा से फरमाइशों की लिस्ट पूरी हो गई हो तो आकर खाना खा लो, और आप सभी भी खाना खा लीजिए। जिसके बाद पूरा परिवार मिलजुल कर खाना खाता है और एक ही कंबल में जैसे तैसे एडजस्ट करके सो जाते हैं। फिर अगली सुबह सभी लोग अपने अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। श्याम, श्याम मेरी बात तो सुनो। हेमा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं ठहरा गरीब घर का लड़का और तुम ठहरी महलों की राजकुमारी। तुम मेरे साथ जीवन यापन नहीं कर पाओगी। प्लीज भूल जाओ मुझे। अगर तुमने एक और बार भूलने को कहा तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं तुम्हें आज ये बताने आई थी कि कल मैंने डैड से अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और आज डैड ने मुझे देखने के लिए एक अमीर घर के लड़के को बुलाया है। और मैं अब घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम्हारे पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझे खुद से मार दो, या फिर तुम मुझे अपने साथ शादी करके ले चलो। हेमा, प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ, पर बस अब परवर कुछ नहीं। हम आज ही भागकर मंदिर से शादी कर लेंगे, फिर हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। फिर क्या था,
हेमा के बार बार बोलने और अपने प्यार पर भरोसा करके श्याम और हेमा एक दूसरे से मंदिर में शादी कर लेते हैं, जिसके बाद श्याम हेमा को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है, जहां पूरा परिवार कुछ और ही मुसीबत से जूझ रहा था। लाला जी, इस भयंकर ठंड में आप हम पर तरस खाइए जरा, हमें बस 1 महीने का और वक्त दे दीजिए, आपका जैसे तैसे करके सारा किराया चुकता कर दूंगा। बस यही बकवास पिछले 2 महीने से सुन रहा हूँ, मुझे अब तुम्हारे बातों में नहीं आना है, निकल जाओ यहाँ से और घर खाली करो। वो लाला एक एक करके उनके घरों के गिने चुने एक आध सामान जो थे उन्हें बाहर फेंक रहा था और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। हे भगवान, ये तू हमें कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर हमने क्या पाप किए थे जो तू हमें इतनी जिल्लत दे रहा है? अभी सुमित्रा रोते हुए सब कह ही रही होती है कि उसकी नजर श्याम और हेमा पर पड़ती है। श्याम, ये लड़की कौन है तेरे साथ? माँ, ये हेमा है, आपकी छोटी बहू। नमस्ते आप सभी को मेरी तरफ से। हे मेरे राम जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? सुमित्रा के इतना कहने पर श्याम अपने परिवार की सारी बातें और सारी परिस्थितियों के बारे में उसे बताता है, जिसके बाद हेमा की जेठानी नीलम कहती है, माँ जी, ये सब नियति का खेल है, इसमें हेमा का कोई दोष नहीं है। हमारे ही कर्म इतने खराब है जिसमें अब हेमा भी पिसेगी। जेठानी जी, मैंने ये निश्चय कर लिया है कि अब श्याम जी और आप सभी जहाँ रहेंगे वहीं पर मैं भी रह लूंगी। अरे पागल, रहने की ही तो दिक्कत है। अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा तुम हेमा बहू पर क्यों निकाल रही हो? अब भगवान ने हमारे ऊपर से छत छीना है तो छत का जुगाड़ भी वही करेंगे। चलो यहाँ से, यहाँ खड़े खड़े कोई समाधान नहीं निकलने वाला। जिसके बाद सुमित्रा का पूरा परिवार ठंड में ठिठुरते हुए वहां से आगे जाने लगता है। चलते चलते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा शरीर ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की तरह जम गया हो। हाँ बहू, ठंड तो मेरे इस बूढ़े शरीर को भी लग रही है। ये शरीर अब इससे ज्यादा ठंड की मार नहीं झेल पाएगा। पिंकी बेटा, माँ जी, आप सभी ऐसे हिम्मत मत हारिए, रुकिए, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जलाने का प्रबंध करती हूँ। चलिए दीदी, मैं आपकी इसमें मदद करती हूँ। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर लकड़ी इकट्ठा करने जाती हैं, जहां उन्हें थोड़ी दूर पर एक जंगल दिखाई देता है, जहां पर सारी सूखी लकड़ियां उन्हें मिल जाती हैं। देवरानी जी, ये देखिए, यहाँ कितनी सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। चलो इन्हें लेकर चलते हैं, इससे आग जलाकर थोड़ा ठंड तो कम होगा हमारा। जी दीदी। अभी हेमा ने ये कहा ही था कि उसकी नजर एक प्यारे से खरगोश पर पड़ती है, जो कूदते कूदते अपने बिल की ओर जा रहा था। नीलम दीदी, वो देखिए, कितना प्यारा खरगोश है यहाँ। हाँ, सही कह रही हो तुम। वैसे तो ये जंगल काफी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। एक काम करते हैं, यहाँ से कुछ फल भी लेकर चलते हैं। हाँ, वो तो ठीक है दीदी, पर मुझे एक जुगाड़ सूझ रहा है, क्या मैं आपसे साझा करूँ? हाँ, क्यों नहीं है माँ, बताओ। दीदी, इस खरगोश को देखकर मुझे इससे ये जुगाड़ आया कि क्यों ना हम भी जमीन के नीचे अपना घर बनाए, ठीक उसी तरह जहाँ पहाड़ी इलाकों में होता है। वहाँ के लोग बर्फ की बनी हुई इग्लू एवं जमीन के नीचे अपना रहन बसेरा करते हैं ताकि वो इस ठंड से बच सके। तो मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें। अरे वाह, मेरी देवरानी तो काफी समझदार निकली। ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, सभी घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। जी। जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी अपने परिवार के पास जाती हैं और वहां जाकर सबसे पहले आग जलाती हैं और नीलम अपनी देवरानी के बताए हुए जुगाड़ के बारे में बताती है। अरे वाह हेमा, तुमने तो 1 मिनट में हमारी समस्याओं का समाधान ही कर दिया। वो तो ठीक है, पर हम ये करेंगे कैसे? माँ जी, अगर हम सब साथ में मिलकर ये काम करें तो इसे हम जल्दी ही बना लेंगे। तो ठीक है, जमीन खोदने के लिए गैंती, कुदाली इत्यादि लेकर आता हूँ। इसके बाद भोला और राम मिलकर कुछ गैंती और कुदालियों का बंदोबस्त करते हैं और फिर सभी परिवार वाले मिलजुल कर जमीन में गड्ढा करने लगते हैं। कई घंटे के परिश्रम के बाद वो जमीन के अंदर अपना घर बना लेते हैं और उसके अंदर आ जाते हैं। बहू, हमने जमीन के अंदर घर तो बना लिया है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ तो ऊपर से भी ज्यादा जमीन के नीचे ज्यादा ठंडा है? वो माँ जी, इसलिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी में अभी नमी है, जिस कारण यहाँ अभी ठंड का वातावरण ज्यादा है।
इसे गर्म एवं अपने अनुकूल बनाने के लिए कुछ न कुछ और जुगाड़ भी करना पड़ेगा। मेरे को तो एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम यहाँ भूसे का इस्तेमाल करें। भूसा वैसे भी काफी गर्म होता है। हम जमीन के चारों ओर भूसे की लेप बना देंगे, जिससे यहाँ गर्माहट हो जाएगी। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। फिर क्या था, पूरा परिवार मिलजुल कर भूसे का इंतजाम करता है और जमीन के नीचे बने हुए घर के चारों ओर भूसे की लेप लगाकर उसे एक अनुकूलित वातावरण में ढाल लेता है। मेरी दोनों बहू बहुत ही गुणवान है। आज तुम दोनों की वजह से हमें सर छुपाने के लिए एक आश्रय मिल गया। लेकिन हम इस भूस का क्या करें? अब जमीन के अंदर तो हम खाना बना नहीं सकते हैं। अगर हम यहाँ खाना बनाएंगे तो चारों ओर धुआं ही धुआं हो जाएगा। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अभी हेमा ने इतना कहा ही था कि एक चमचमाती कार से हेमा के पिता ब्रजेश प्रताप वहां पहुंचते हैं और अपनी बेटी को इस परिस्थिति में देखकर वो काफी भावुक हो जाते हैं। मेरी बेटी, तूने ये अपना क्या हाल बना लिया है? डैड, आप यहाँ कैसे? मुझे पता चला कि तूने शादी कर ली। अरे मैं तेरा बाप हूँ, तेरा बाप। बेशक मैंने मना कर दिया था, लेकिन तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैंने तेरी बातों पर बहुत विचार किया और इस निष्कर्ष पर आया कि मैं तेरी शादी श्याम से करवा दूंगा। लेकिन उससे पहले ही तूने मंदिर में जाकर शादी कर ली। और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं तुझे ढूंढते ढूंढते तेरे ससुराल पहुंचा और वहां से ये पता चला कि तुम्हें उस लाला ने निकाल दिया है। फिर तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक नया घर खरीद कर दे सकता हूँ। नहीं डैड, मैं अपने जमीन के ससुराल में भी बहुत खुश हूँ। हाँ समधी जी, आपकी बेटी को हम किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। एक तोहफा समझकर इसे आप रख लीजिए प्लीज। इनकार मत कीजिएगा इसे। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो इसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है जी, फिर मैं चलता हूँ। अब बेटी, तू अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ये कहकर ब्रजेश वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब हेमा अपने पिता के द्वारा लाए हुए चीजों को देखती है। उसमें रसोई की सारी सामग्री होती है, जिसे देखकर उसके ससुराल के सभी लोग काफी खुश होते हैं। अरे वाह देवरानी जी, आपके पिताजी ने तो बड़े काम की चीज दी है। जिस चीज की हमें टेंशन थी वो काम अपने आप ही हो गया। हाँ हेमा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हाँ माँ जी, ये तो जमीन के नीचे दहेज में लाया हुआ रसोई हो गया। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब इस चूल्हे और गैस से धुआं भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। इसके बाद पूरा परिवार इस जमीन के नीचे नई बहू के दहेज में लाए रसोई के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं।